बिहार की राजनीतिक में गजब की तिकड़म है। बिहार की राजनीतिक गणित समझना आसान नहीं बल्कि मुश्किल है। लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान हो गया। सीट शेयरिंग की सिलसिला चालू है। एनडीए में बिहार को लेकर सीट शेयरिंग कर दिया गया। 17, 16, 5 1 के फॉर्मूला तय किया गया, जिसमें किसी को खुशी तो किसी को गम मिला। एनडीए में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जदयू और भाजपा जहां साथ साथ हैं, तो वहीं पशुपति पारस और मुकेश सहनी दरकिनार है। ना बिहार की राजनीति का गणित कुछ उल्टा सीधा। अब कैसे सटीक बैठेगा, क्या कुछ होगा, या फिलहाल कहना मुश्किल है। ना एनडीए के साथ दिया ना गठबंधन ने, ना एनडीए ने साथ दिया ना गठबंधन ने। इस राजनीतिक कुछ योद्धाओं के सामने अब ऐसी चुनौती दिखने लगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बिहार पॉलिटिक्स को समझने के लिए, जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कौन ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरेगा और कौन नीचे से ऊपर हो जाएगा, कहना मुश्किल है। यह आज ही नहीं, पहले की भी बात है। बिहार की राजनीति कुछ अजब गजब दिखती है। जहां एनडीए में सीट शेयरिंग बिहार के लिए क्लियर हो गया, तो महागठबंधन में धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन एक तरफ यह भी चर्चा है कि एनडीए में जहां एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिला तो वो भी नाराज है। मुकेश सहनी दरकिनार हो गए और पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा, एनडीए से बाहर हो गए। गणित कैसे फिट होगी एनडीए का? खैर, यह तो उनकी बात है। लेकिन दो धारा में बटी दिख रही है बिहार की राजनीति में, तीसरी धारा भी निकल सकती है। यानी कि बिहार की राजनीति वर्तमान परिवेश में दो धारा में बहती नजर आ रही है। यानी कि दो धारा में बटी हुई दिख रही है और तीसरी धारा भी राजनीति में निकल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यह उन दलों से निकलेगी जिन्हें राजग, एनडीए या महागठबंधन में जगह नहीं मिली। यानी कि इधर से भी गए और इधर से भी गए, तो तीसरी धार तो बटेगी ही, धारा निकलेगी ही। जिन्हें एनडीए से पत्ता साफ हुआ वह महागठबंधन की ओर जाएंगे, महागठबंधन से जिनका पत्ता कटा वह एनडीए की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों तरफ से नहीं मिलता है तब तो वह तीसरे धारा की जुगाड़ में लगेंगे। रालोजप्पा और विकासशील इंसान पार्टी आज की तारीख में किसी गठबंधन में नहीं दिख रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि महागठबंधन से इनकी बातचीत होगी, लेकिन संकट यह है कि महागठबंधन में इन दलों की मांग के अनुरूप सीटें उपलब्ध नहीं है। हर जगह सीट पर ही आकर बातें रुक जा रही है। AIMIM पहले से ही तीसरी कोण बनाने की दिशा में सक्रिय है। अब तक उसने 11 मुस्लिम बहुल सीटों की पहचान की है, इन पर उम्मीदवार देने की घोषणा की है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में अगर उसे सक्षम उम्मीदवार मिले तो वह टिकट देने से परहेज नहीं करेगा। यह भी एक बड़ी बात
कही जा सकती है। एमआईएम को जदयू और राजद की आधिकारिक सूची जारी होने की प्रतीक्षा है। यह जारी हो जाए तो उसे कुछ अच्छे उम्मीदवार गैर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी मिल सकते हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल ईमान ने बताया कि हमारी पार्टी सबसे अधिक सीटों पर भी उम्मीदवार दे सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि उम्मीदवार मुसलमान ही हो। यह एक बड़ी बात हो गई है। यानी कि अब एनडीए और महागठबंधन के बीच ही सीधी लड़ाई नहीं, एक और बीच में आ गया है, जहां वोटों का बिखराव होगा। और इस बिखराव में किसके पाले में जीत चला जाए यह कहना मुश्किल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले एनडीए के खाते में 39 गया था सीट। इधर बात अगर मुकेश सहनी की कर ले तो मुकेश सहनी क्या चाहते हैं? उन्होंने यह भी कहा है कि उम्मीदवार की छवि अच्छी हो और जीत की संभावना भी हो। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व पहले से ही अधिक सीटों पर उम्मीदवार देने की संभावना पर विचार कर रही है। एमआईएम के अलावा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी कुछ उम्मीदवारों का सहारा बन सकती है। इस समय वीआईपी इस प्रयास में है कि महागठबंधन से उसका समझौता हो जाए। अंतिम विकल्प उधर है। अगर महागठबंधन से नहीं मिला, एनडीए से तो पत्ता साफ हो गया, महागठबंधन से नहीं मिलता है तो उधर जा सकते हैं। दिक्कत यह आ रही है कि महागठबंधन से जुड़े 5 दल अब तक आपस में ही सीटों का बंटवारा नहीं क्लियर हो पा रहा है। हालांकि यह सूचना आ रही है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा क्लियर ही हो गया है। खासकर कांग्रेस और वाम दलों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। भाकपा और भाकपा माले ने 3-3 और भाकपा ने 1 सीट की मांग की है। कांग्रेस की 10 सीट की मांग है। अगर इन दलों की मांग मान ली जाए तो राजद के हिस्से में सिर्फ 23 सीटें बचेगी। यह उनकी अपनी मांग से भी कम है। तो अब कह सकते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार में ही 3 सीट की मांग हो रही है। उन्हें किडनी देने वाली पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य को छपरा से उम्मीदवार बनाने की मांग हो रही है। लालू प्रसाद 1977, 1989 और 2004 में छपरा से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। हार की हालत में भी इस सीट पर राजद का दूसरा नंबर हमेशा सुरक्षित रहता है। राजद में रोहिणी के प्रति सहानुभूति का फिलहाल भाव है। इस तरह राजद में भी विकासशील इंसान पार्टी के लिए मन लायक सीट की संभावना नहीं दिखती है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस अब राजग से अलग हो गए हैं, इस्तीफा भी दिया। अब वह अगर महागठबंधन से जुड़ते हैं तो उन्हें कम से कम 5 सीट चाहिए। उनके पास दूसरा विकल्प यह है कि भाजपा के हिस्से की लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करें। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने कुछ ऐसा ही जदयू की विधानसभा सीटों पर किया था। चिराग को तो कुछ लाभ नहीं हुआ, जदयू को भारी नुकसान जरूर उठाना पड़ा। अगर पारस कुछ सीटों पर भी भाजपा उम्मीदवार की संभावना छीन कर सकते हैं तो उन्हें हार में ही जीत का आनंद देगा। यानी कि अब बिहार की गणित काफी कुछ नया कर सकता है और पूरी लिस्ट जब आ जाए महागठबंधन की तो तीसरी राजनीतिक जो है आगे की ओर दिखने लगेगी। फिलहाल बिहार की राजनीतिक समझने के लिए समय का इंतजार करना होगा, वक्त क्या इंतजार करना होगा। वक्त आने पर सब क्लियर हो जाएगा। चाचा भतीजा की राजनीतिक हो या आमने सामने की राजनीतिक हो। खैर, बिहार में 40 लोकसभा संसदीय सीट है, क्षेत्र है
अब इसमें क्या कुछ गुंजाइश है अब तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मगध संवाद। धन्यवाद।